सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह जी फिर आए हुए हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता आ रही हैं या जा रही हैं, उसके विषय में बात करेंगे। आज बंगाल का चुनाव प्रचार थम गया है। पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आए हैं स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का भी, अभीष्ट भारत के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी इस देश की आपके अभीष्ट भारत के दर्शकों को और आपकी गुड लक की ज़रूरत थी, तो हमने कहा कि एक बार फिर से जो राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही वहाँ पे, जहाँ पे इसके पहले नहीं थी, तो हमको लगता विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जब जब जरूरत पड़ी राष्ट्रवादी ताकतों को उन्होंने सहयोग किया, उसके प्रचार प्रसार, उसके प्रतिष्ठासन में। तो आज तो चुनाव प्रचार का पहला फेज का जो चुनाव होना है, उसका जो धमाचौकड़ी थी, जो पश्चिम बंगाल में चल रहा था माहौल, आज समाप्त हो गया, आज थम गया। आज पहला फेज का। अब आपको, अब पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और आपके गृह मंत्री जी 15 दिन से वहाँ पूरे डटे रहे, और क्या भय मुक्त चुनाव करा पाएंगे, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर भी? क्या वहाँ भय मुक्त चुनाव का माहौल बन पाया है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राम ने स्वयं ने कहा है कि बिन भय होत न प्रीति। पहले जो है बंगाल में अनलाइसेंस्ड बंदूक से जो है टीएमसी या कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्टों ने जिस तरह से प्रजातंत्र को चलाया है और चुनाव की मशीनरी को चलाया है, जो उनके अघोषित गुंडे थे, जो कट्टा होता था, जो परिचालन करता कि किस तरह से वोटिंग होगी। लेकिन इस बार एसआईआर के बाद और फिर भारतीय जनता पार्टी का, आपने कहा कि गृह मंत्री 15 दिन से वहाँ बैठे, अभी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जो 2500 टुकड़ियाँ जो सेंट्रल पुलिस फोर्स की गई हैं, तो रहेगी तो बंदूक, लेकिन वो तीर होगा भगवान राम का, कि अगर समुंदर तुम रास्ता नहीं दोगे, रावण तुम अगर अपने लाइन पे नहीं आओगे, तो तीर का इस्तेमाल होगा। और इस बार बंगाल का प्रजातंत्र, बंगाल का चुनाव, पूरी बंगाल की जनता जो 8 करोड़ लोग हैं और लगभग 14-15 करोड़ की पॉपुलेशन है, इस बार भय मुक्त वातावरण पे अपने वोट डालेगी। इस बार तमंचे के इशारे पे वोट नहीं चलेगा। इस बार वो वोट इसलिए डालने जा रही कि वहां से तमंचा हट। टीएमसी है, जो ममता बनर्जी जी हैं, जो उनके गुंडे हैं, उनको एक अभिमान था कि हमारा जो कट्टा ही तय करेगा कि बंगाल में सरकार कौन बनाएगा। तो इस बार जो है सीआरपीएफ की और सेंट्रल फोर्सेस गई हुई हैं, वो भयमुक्त चुनाव कराएंगी, और जो तमंचे वाले लफंगे हैं इस बार बांग्लादेश चले जाएंगे। नहीं, ममता बनर्जी की तरफ से अभी आज एक रिट पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। कल्याण बनर्जी वही जो डांस वांस करते, मिमिक्री करते रहते हैं, हाँ। उन्होंने फाइल की कि भैया 800 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने जा रही है सेंट्रल एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन अरेस्ट करवा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाई कोर्ट तो कोर्ट तो इनकी कोई ऐसी बात आज तक मानी नहीं है। इसमें क्या है, क्या कहानी है, क्यों ऐसा? इसमें तो हमको लगता है कि कल्याण बनर्जी के एफिडेविट फाइल करना जी, कौन कौन इनके कार्यकर्ता हैं, तो समझ में आएगी कि इस पे 10 मुकदमे हैं, 15 मुकदमे हैं, कितने मर्डर के मुकदमे हैं, कितने छिनैती के मुकदमे हैं। आपकी तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता एक एफिडेविट नहीं दे पाया है कि वो उनके कार्यकर्ता हैं। वो नामचीन गुंडे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या है, वो टीएमसी के बिल्कुल हथियारबंद गुंडे हैं जो प्रजातंत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसमें तो उस पिटीशन में उन्होंने लिखा है कि जो 2021 में चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की थी, जब मूक दर्शक सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी बन के रह गई थी और वहाँ पे जनता को पलायन करना पड़ा, खास करके उनको जो बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वोटर थे, उनको वहाँ से खदेड़ा जाने लगा। इलेक्शन जब हारी बीजेपी और टीएमसी दोबारा जीती थी, तो उसके बाद बहुत सारा एक तरह से जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का। बिल्कुल, हिंदुओं को भाग के आसाम भागना पड़ा था, बहुत सारा काम हुआ था। इसी तरह का रूप देखने को मिला था 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद। वो कह रहे हैं कि उनमें जो गुंडा तत्व 800 लोगों को इन्होंने छांट रखा है, उनको इलेक्शन कमीशन जो है अरेस्ट करने जा रही है, इस पे रोक लगाई जाए। बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि आप इवन आर्म्ड लाइसेंस जब होता है, जब इलेक्शन कॉल्ड होते हैं,
तो उनके आर्म्स जमा कराए जाते हैं। तो जिनके ऊपर मुकदमे होते हैं और जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जिनके ऊपर जो मर्डर के चार्ज हैं, दंगा के चार्ज हैं, जिनके पास आर्म रिवेलियन के चार्ज हैं, तो उसके लिए बल्कि केवल प्रशासन ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के निर्देशन पे प्रशासन कार्रवाई करता है। ये आज से सन 52 से हो रहा है, जब से इलेक्शन चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। ये केवल और केवल जो वो लोग थे जो जाके मोहल्ले में तमंचे के दम पे वोट डलवाते थे या वोट नहीं डालने देते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको निगरानी की जा रही है। तो कोई गलत नहीं है, समान सी प्रशासनिक कार्रवाई है। इसमें केवल वो हंसी के पात्र बनने जा रहे हैं हाईकोर्ट में डालने, क्या डालेंगे हाईकोर्ट में? किसी गुंडे को रिलीज कर दिया जाए, क्या डालेंगे हाईकोर्ट में? प्रेयर क्या है? प्रेयर उन्होंने देखा आपने क्या प्रेयर है? प्रेयर ही नहीं, उनको कैसे रिलीज कर देंगे भाई? और रिलीज क्या, केवल निगरानी रखी जा रही है उनके ऊपर कि आप किसी प्रकार के उपद्रव नहीं करेंगे। वैसे ही बड़ी सिंपल चीज है। आप क्रिमिनल के लॉयर है, कलंदरा कटता है 151 सब उसमें है कि कोई अगर मोहल्ले में डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा तो उनको पकड़ा जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको 24 से 48 घंटे का ये कन्फाइन किया जाता है कि जिस तरह से बड़े आराम से मोहल्ले में काम हो सके, इलेक्शन के दौरान कार्रवाई हो सके। तो इसमें कोई सामान्य सी प्रक्रिया है, किसी प्रकार कोई दम नहीं है इसमें। अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, जिसमें से 152 सीटों पे चुनाव हो रहा है, नॉर्थ बंगाल वाला इलाका पूरा। इसमें पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। करीब 77 में आउट ऑफ 77 59 सीटें बीजेपी जीती थी। अब इसमें बढ़ने के स्कोप क्या दिख रहे हैं? फर्स्ट फेज वाले में आपको क्या लगता है कि कितना मोबिलाइजेशन हुआ, बीजेपी किस लेवल पे वहां पे अपना प्रभाव जमा पाई है टीएमसी के विरुद्ध? इस बार क्योंकि 93 94 वो उन्होंने जीता था और 59 के आसपास भाजपा जीती थी। इस बार जो 3 मुख्य इलाके हैं वहाँ पे, एक नॉर्थ वाला बंगाल हो गया, साउथ बंगाल हो गया, फिर एक जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया पर्टिकुलर हो गया जहाँ पे काफ़ी संख्या में है। अगर मैं ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देखूँ बंगाल का इस बार, तो पिछली बार लगभग जो है 27 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 के मार्जिन से 1000 के मार्जिन से 5000 तक की टीएमसी ने जीता था। दूसरा एक लगभग आप मानिए कि 30-35 सीटें और थीं, उस पे लगभग 10,000 का मार्जिन था, 10,000 के आसपास से वो जीती थी टीएमसी। अब ये चीज है कि जो एसआईआर हुआ है, एवरेज वोट जो कटे हैं वो लगभग 30 से 32,000 है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस पे चुनाव होने जा रहा है कल, इसमें से 32 ऐसी सीटें थी जहां पे 5,000 से कम पे जीत हार हुई है। बिल्कुल। और इसी तरह से करीब 17 सीटें हैं जिसमें 10,000 से कम पे वही 32-17 आप जोड़ेंगे तो 50-57 सीट के आसपास आएगा, 50 सीट के आसपास उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एवरेज वोट कटा है वो 30 से 32,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी कटा है एसआईआर। और एवरेज भी हम जोड़ते थे, अगर पूरे को दोनों 294 के एवरेज करें, 294 के एवरेज में जो टीएमसी जीती है वो लगभग 18,000 वोट जीती है, 18,000। अब आंकड़ा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखें कि 2011 में 0 सीट, 2016 पे जो है आपके 3 सीट और 2021 में आपके 77 सीट। इसका मतलब लगभग 22 गुना के आसपास की वृद्धि है, बल्कि 25 कहें आप, 77 सीट 25 गुना की वृद्धि। तो इस बार सरकार बनाने के लिए केवल 2 सीटें जीतनी है भारतीय जनता पार्टी को। 25% की ग्रोथ है ना। 25 ग्रोथ में तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम केवल 2 सीट जीतने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सरकार जाने के लिए। 77 दूना 144 होता है। तो ऐसे अब सिर्फ आपके हिसाब से, चूंकि मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, आप एक लॉयर हैं, केस किस तरह से बढ़ता है, जब फाइलिंग होता है, जब उसकी चार्ज फ्रेमिंग होती है, जब एविडेंस आता है, तो आपको सने सने पता चलता है कि हम केस जीत की ओर जा रहे हैं कि हार की ओर जा रहे हैं। मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 145 से लेकर 170 सीट आएगी, 145 to 170। और हम किस आधार पे ये, हम इस आधार पर एसआईआर के दम पे नहीं, केवल आप देखें इस बार जो वहां के ग्राउंड रियलिटी में कार्य किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्य हैं जो चल रहे हैं वहां पे, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्य हैं वो शायद न ममता दीदी देख पा रही हैं, न शायद कांग्रेस देख पा रही है, और मैं तो कहता हूं बीजेपी भी नहीं देख पा रही है।
वहां पे एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, लगभग 20,000 से ज्यादा के स्वयंसेवक पिछले 6-7 महीने से 5 घर, 3 घर, 4 घर, 2 घर, 8 घर, केवल यही शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको वोट डालने जाना है। फिर एक लास्ट पर रिक्वेस्ट होती है कि आप उस दल को वोट करें जो बंगाल की भलाई कर सकता है, बंगाल में डेवलपमेंट कर सकता है, राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत कर सकता है और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। ये 4 लाइन पे वो पूरे के पूरे उनकी 10 मिनट की मीटिंग होती है और ऐसी मीटिंग पता नहीं कितनी हो चुकी है, मेरे गणना से बाहर है। मैडम, वैसे जो ममता बनर्जी हैं, पिछले इलेक्शन में देखा गया था कि वो नैरेटिव बनाती थी और बीजेपी उसको फॉलो करती थी। वो जैसे उन्होंने अपना पैर तोड़वा लिया और पूरे प्रचार में व्हील चेयर पे चली। बीजेपी वाले कहते रह गए कि ये नाटक है, ये है, वो है, लेकिन वो नैरेटिव का जवाब बीजेपी इस तरह से जवाब देती रही पूरे इलेक्शन कैंपेन में। इस बार उस हिसाब से देखा जाए तो रूप थोड़ा सा चेंज है। ममता बनर्जी अब वो कर रही हैं कि नैरेटिव बीजेपी बना रही है और उसको फॉलो अप या उसको जवाब दे रही है ममता बनर्जी। तो यहाँ यू टर्न तो दिखता है, जैसे चाहे 3 मुद्दे उठा रही हैं मुश्किल से। ममता बनर्जी के पास क्या है? इलेक्शन कमीशन और SIR, ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा। अरे अब तो ये भी आ रहा है कि तुमको चिकन और मटन नहीं खाने देंगे भाई। हाँ, बीजेपी अगर कह दे रही है कि बीजेपी आ जाएगी तो डर दिखा रही है कि वहाँ चिकन मटन नहीं मिलेगा। और दूसरी बीजेपी मोदी जी गए वहाँ पे झाल मुड़ी खाने, 10 रुपया निकाल के दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी कह रही है कि साहब माइक लगा के कौन झाल मुड़ी खाने जाता है। इस तरह का घबराहट तो दिख रही है ममता बनर्जी में। अच्छी क्या उनका जो बौखलाहट है, क्या वो ये माना जा सकता है कि इस तरह मान चुकी हैं कि इस बार सत्ता फिसल रही है? ऐसा कुछ संदेश जा रहा है। देखिए, दीदी अब दादी बनने जा रही है। दादी क्या, उनकी शादी ही नहीं हुई, दादी कहाँ से बनेगी? दादी बनने के लिए शादी होनी जरूरी नहीं होती है। बुआ सास, बुआ दादी सब कई तरह की होती है। आप तो भारतीय परंपरा जानते हैं, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, उससे ज्ञानी है। 3-4 चीज यू टर्न। एक तो जिस तरह से जो बंगाल की वेजिटेरियन डिशेज हैं, जो शायद नॉन वेजिटेरियन के 4 गुना ज्यादा वेराइटी है वहाँ पे, और एक से बंगाल का रसगुल्ला फेमस नहीं, बंगाल का चॉकलेट का फेमस नहीं है, झमझम, कितनी सारी डिशेज हैं जिसके प्रति उनके दुर्भावना दिखा रही है। तो एक पर्टिकुलर वर्ग को अटैक करने के लिए कि मुसलमान नॉन वेज खाते हैं, तो मुसलमान में नॉन वेज तो 10% खाते हैं, कौन को 90% का वोट नहीं चाहिए। और दूसरी चीज एक टर्न और देखिए, जो बड़ा तगड़ा डेवलपमेंट हुआ, बहुत जब तगड़ा डेवलपमेंट, उन्होंने कहा ये धरती माँ दुर्गा की है और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है माता सीता भी है, तो पहले सिया राम करना चाहिए, सीताराम कहना चाहिए था। हमें तो किसी प्रकार से वही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी केवल श्री राम के नारे पे आई हो। तो एक अमूल चूक परिवर्तन जो हुआ है कि धरती सिया राम की है, ये धरती सीताराम की है, यही वक्तव्य काफी है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। और ये मान के चलिए कि दीदी ने ये अपने मान लिया है कि उनका आखिरी टेन्योर है से मुख्यमंत्री के रूप में, और ये भी मान लिया है कि अगले 20, 30, 40 साल भारतीय जनता पार्टी वहां जम के शासन करने वाली है। और जितनी यार, ये बंगाल का रिकॉर्ड तो है कि जो आ जाता है 10-20 साल 10-20 साल तो रहता ही रहता है। तो कम्युनिस्टों का देख लीजिए कितना लंबा चला इनका। 1969 से 70 से हिंदुत्व वाला मुद्दा, बीजेपी के पास मुद्दा है हिंदुत्व, घुसपैठिए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, बर्बाद कर दिया पूरी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, और पूरी लैंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया पूरी। तो ये तो बड़ा मुद्दा है ही है। और मोटा मोटी ये मान लिया जाए कि टीएमसी का जो कट मनी और पीएमसी की जो गुंडागर्दी है, बिल्कुल क्लब सिस्टम जो है, हर चीज में उनके गुंडों के सामने तो पुलिस और प्रशासन की भी नहीं चलती। वसूली जिस तरह का है, सरकारी है, वसूल करने के लिए सरकारी बनी है वो। तो क्या वोटर्स को ये गारंटी मिल पाएगी कि इलेक्शन के बाद अगर किसी तरह से बीजेपी नहीं आई तो फिर टीएमसी गुंडे उनको प्रताड़ित करें और मारें भगाएं? और इनके बस का नहीं है आप भारतीय जनता पार्टी के कि ये वहाँ पे उसको अस्थिर राज्य घोषित करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकें। ये कर नहीं पाएंगे। देखिए, इनमें भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में शासन वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी 356 का सबसे कम उपयोग किया था। उन्होंने जिस हर जगह बर्दाश्त किया, उत्तर प्रदेश तक में सब बर्दाश्त की, मुलायम सिंह की सरकार, बीएसपी की सरकार, लेकिन वही मुलायमी गुंडे आज कहाँ दिख रहे हैं?
किस व्यवस्था में है। तो बाबा जब से प्रचार प्रसार संभाला है बंगाल में, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडे तो राज्य छोड़ के चले गए हैं, या तो आसमानी व्यवस्था में चले गए हैं, या तो झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहाँ पे बंगाल में भी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गुंडे बहुत सारे तो बांग्लादेश चले जाएंगे, बचे कुचे वो आसमानी व्यवस्था में चले जाएंगे, और जो सुधर जाएंगे तो सड़कों में झाड़ू मारते नजर आएंगे। और उनकी जो एक भीड़ आपकी सभा चल रही थी, उस सभा में जब ये दोबारा गए इस नारे के बाद, तो लोग कहते हैं कि इस बगल में ही तृणमूल कांग्रेस की वो चल रही थी, रैली चल रही थी, उसमें 70% खाली छोड़ के चले गए, बाबा की रैली में शामिल हो गए। तो ये दर्शाता है कि हवा किसी ओर चल रही है, ये दर्शाता है कि बंगाल के वोटर्स का मूड किसी ओर जा रहा है, ये भी दर्शाता है कि बंगाल ने निर्णय ले लिया है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अब बहुत हो गया रीजनल ताकतें, बहुत हो गई इस्लामिक ताकतें, बहुत हो गई चाइनीज ताकतें, बहुत हो गई बंगला ताकतें। अब भारतीय ताकत सरकार बनाएगी और राष्ट्रवादी सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। इसके लिए अभीष्ट भारत का ये चैनल, ये घोषणा नहीं उद्घोष है, ये केवल घोषणा नहीं उद्घोष है। और सबसे पहले जब कोई भी देखेगा, और कल के बाद आप देखिएगा कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, और कितनी पार्टियां जो है इससे बहुत कुछ चुराएंगी। और 2-3 दिन में अगले फेज में बंगाल में सुनेंगे आप कि यहीं से चुरा के बिल्कुल बड़े तरीके से लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ पे जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा की आबादी 70% तक मुसलमान है, जैसे मालदा, हाँ, मुर्शिदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है मुर्शिदाबाद में 70% 70% है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मालदा में करीब 60 के हाँ, आसपास है। 50 से 70 के बीच है, बिल्कुल है। नॉर्थ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, परगना, नॉर्थ परगना, हाँ, वहाँ पे उत्तर भी परगना, हाँ। लगभग 50% की आबादी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे सीटें पाने की संभावना है क्या बीजेपी को? वहाँ पे मैं बहुत डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस ऐसा बार हो सकता है कुछ कि विधानसभा कांग्रेस क्षेत्र पार्टी को होते कुछ हैं। सीटें उस इलाके से आएंगी, कांग्रेस पार्टी आएगी उसमें, कांग्रेस भी, तृणमूल रहेगी, पे तो मुझे और विश्वास नहीं है कि नहीं, बहुत कांग्रेस अच्छा सीटें आएंगी इस बार। आप देखेंगे कि बंगाल इलेक्शन में कम से कम 7-8 सीटें कांग्रेस पार्टी पाएगी, और कम से कम 10-11-12% के आसपास वोट पाएगी वो। और यही 12% लेफ्टिस्ट तो 4 से 5% के आसपास वोट रहेंगे लेफ्टिस्टों के। और सीट के मामले में मुझे अभी डाउट है कि उनको कोई सीट भी आ रही है। तो आप सीधा क्या भारत इस इलेक्शन, ये जो जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी इवन ये साबित हो गया कि मुसलमान जो है ना, ये ग्रुप वोट जो है ये उतना प्रभावशाली नहीं है कि यही सत्ता बनाता है या बिगाड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 राज्यों से प्रूफ कर दिया कि मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं और फिर दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका आना। तो बंगाल में क्या ये होने जा रहा है कि वहाँ तो मुस्लिम का प्रभुत्व बताते हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव भी है, और चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा हों, हैं तो सब वोटर ही, SIR में काट दिए गए कुछ लोग। लेकिन क्या ये होने जा रहा है बंगाल में, मान लिया जाए? बिल्कुल सत्य, इस बार सिया राम की सरकार आने जा रही है। सैनी घोष जो उनकी सांसद है, जय श्री राम सिया राम के नारे लगा रही है। और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि हिंदू के साथ मुसलमान भी नारा लगा रहा, तो उसको ये पता चल गया है कि अब बंगला के सहारे, बांग्लादेश के सहारे, और जो उनका इस्लामिक उद्घोष है जिसके तहत कट्टरपंथ राजनीति करते हैं, तो वो समाप्त होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, फिर से मैं कह रहा हूँ, दोबारा इस चैनल में 145 से 170 सीट लाके सरकार बनाने जा रही है। और आप बिल्कुल मान के चलिए कि वहाँ पे एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री होने जा रहा है, और जिसका नेचर, जिसका चरित्र, जो एक तरह से योगी का फॉलोअर होगा वहाँ पे, वही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बंगाल में। और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। और ये भी जान लीजिए 2/3 बहुमत से हम असम में सरकार बनाने जा रहे हैं। हम बहुत का तो कंफर्म, बहुत का तो पंडुचेरी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत तरीके से हम AIDMK के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। चाह रहा था 2-2 मिनट में ये समाप्त करते हैं। ये जो तमिलनाडु वाला इलेक्शन है, क्या NDA उसमें पोजीशन में है? बिल्कुल, DMK इस बार हंग असेंबली आएगी, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। AIDMK के नेतृत्व में वहाँ तमिलनाडु में सरकार बनने जा रही है। जो हिंदू का हित सोचते थे, सनातन को बोलते थे बीमार है, मलेरिया है, सनातन ने उनको मलेरिया दे दिया है,
वो बीमार होके अपने घर में बैठने जा रहे हैं। क्योंकि और राहुल स्टालिन बहुत जल्दी ही ये जान लीजिए जेल की यात्रा करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी क्यों बौखलाए हुए हैं? राहुल गांधी डीएमके के साथ तो लड़ रहे हैं ना चुनाव, नहीं अलग लड़ रहे हैं ये। डीएमके ने कुछ सीटें दी हैं उनको, लेकिन वो डीएमके के विरोध में बोल रहे हैं। और तो वो तो फ्रेंडली फाइट बिहार में किए थे उन्होंने, बिहार में फ्रेंडली फाइट किया था, और वहाँ बंगाल में फ्रेंडली फाइट कर रहे हो तो अलग से ही लड़ रहे हैं, खैर है ना। फिर यूपी फ्रेंडली फाइट करते हैं। हाँ, मोदी को गालियां देना, मोदी मेरे साथ नहीं मिला पाता, इस टाइप का बकलोली वहाँ तमिलनाडु में कर रहे हैं। जो ट्रांसलेटर था मैं देख रहा था वो भी अवॉइड कर रहा था इनकी इस जो एक्चुअल में ऐसा नहीं ट्रांसलेटर बेवकूफ था, वो जानबूझ के वो बातें नहीं ट्रांसलेट कर रहा था जो राहुल गांधी कह रहे थे, कहना चाहते हैं उनका चरित्र, समझ गया वो उसमें तमिल में अपना ट्रांसलेट कर रहा था। तो उनकी वहाँ तो कांग्रेस की हालत मुझे समझ नहीं आ रही, कांग्रेस तो नहीं डीएमके का है कि डीएमके भी बाहर जा रही, सत्ता से बाहर हो जा रही। केरला में भी हम लोग बहुत अच्छा, जिस तरह जब से मेयर का इलेक्शन जीते हैं त्रिवेंद्रपुरम का, तब से वहाँ के राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कंप्रोमाइज थे वैसे डीएमके भी कंप्रोमाइज हो गई है। एआईडीएमके बोल रहे हैं, एआईडीएमके नहीं, डीएमके यहाँ पे तमिलनाडु में ये तो वो तो उन्होंने उस पे लालू यादव जी पे यही इल्जाम लगाते हैं, मुलायम सिंह जी पे यही इल्जाम लगाते हैं, शरद पवार पे भी यही इल्जाम लगाते हैं, शिवसेना पे यही इल्जाम लगाते हैं। तो उनके इल्जाम लगाने की आदत है। सस्ता नशा करने लगे राहुल गांधी। अब हो सकता है, ये तो खैर वो बेहतर बताएंगे कि सस्ता नशा कहते हैं, महंगा नशा। तो मतलब आपके हिसाब से अब ये जो चुनाव हो रहा है बंगाल का, इसमें भारतीय जनता पार्टी आ रही है बिल्कुल, और यहाँ पे जो तमिलनाडु का है वहाँ पे मिली-जुली सरकार बनी है, इंडिया अलायंस बनने जा रही है। इंडिया अलायंस, हाँ इंडिया अलायंस बाहर होने जा रही अलायंस बाहर होने है। इंडिया अलायंस कुछ है ही नहीं है, डीएमके अपने दम पे चुनाव लड़ी, कांग्रेस अपने दम पे लड़ रही है, एनडीए बना ले जाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी। केरल में जो स्थिति है 20% का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं वोट प्रतिशत के मामले में। केरला में हम 20% के मामले में सुने जा रहे हैं। सीट कितनी तब्दील होगी ये मैं नहीं जानता, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी केरला में आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ केरला में तो बहुत नहीं है खोने के लिए आपके पास। जो वहाँ पे यूडीएफ और एलडीएफ 2 है, बिल्कुल हाँ। तो एलडीएफ में जो अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका बड़ा विरोध है जनता में, हाँ अच्युतानंद जी का, बिल्कुल हाँ, कि भाई वो उनके काम से लोग खुश नहीं हैं। लेकिन यूडीएफ जो राहुल गांधी और मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों का एक टाइप है, इसकी बड़ी संभावना थी कि इस बार इन लोगों की जीत नहीं, अभी भी यूडीएफ मजबूत स्थिति में है कि वो सरकार बना ले। हाँ, इस मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो गई है लगभग वहाँ पे, और इस बार बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरी है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा रिलीजियस कैसे लिमिटेशंस है, रिलीजियस सेटअप ऐसा है कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और ईसाई हैं। तो ईसाई तो इस बार बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर एक सामने आता है कि अगर उनको एलडीएफ को हराना है तो हरा कौन रहा है। तो एक मजबूरी चॉइस कह लीजिए या फिर अपॉर्चुनिस्टिक चॉइस कह लीजिए कि कौन हरा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल व्यू है और लोगों से बात होती है तो उसमें ये समझ में आता है कि यूडीएफ आज की डेट में वहाँ मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ये है कि एक कह सकते हैं कि 2016 की हो सकता है बंगाल टाइप से हो जाए मामला, या 2021 का बंगाल हो जाए, लेकिन ये है कि अभी सरकार बनाने की स्थिति में हम केरला में नहीं है। वो तो हाँ, कि अगर एलडीएफ यूडीएफ में ऐसी कुछ संरचना होती है तो हो सकता है कि अगर रामेश्वरम की धरती है, भगवान राम वहां पे गए थे, तो हो सकता कुछ उपाय हो जाए, मोटा मोटी चाणक्य कुछ उपाय कर दे तो हो सकता सरकार बन जाए। चाणक्य का नटसेल में तो कुछ ये कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है, देखा जाए ऊपरी तौर पे तो 5 जो प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी को मिला के 5 जगह जो हो रहा है, इसमें से आपके हिसाब से 4 जगह, बिल्कुल 4 जगह ये बीजेपी सरकार हम बना रहे हैं। सबसे नारी बंधन की जिस तरह से मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने, सपा ने, बसपा ने, हाँ, सभी ने मिलकर, बिल्कुल केरला तो चले इलेक्शन हो गया, लेकिन उसका इलेक्शन तमिलनाडु में असर है और आपका बंगाल में भी होगा। बंगाल में तो महिला प्रधान टाइप का समाज, वहाँ पे भाई हर जगह दया भागा चलता है। मिताक्षरा रूल बंगाल में चलता था, केरला और तमिलनाडु के हिस्से में चलता था, तो वहाँ पे महिलाओं को सुप्रीम माना जाता है, हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, मदर को।
तो जिस माता का उन्होंने अनाचार किया है, जिसकी उन्होंने जिस नारी बंधन बिल आ रहा था उसको आने नहीं दिया गया, तो वो तो संज्ञान में लेगी, और संज्ञान में अगर महिलाओं ने ले लिया है। और जहाँ तक बंगाल की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी महिला वोट जो पिछली कई वर्षों से दीदी को मिल रहा था, टीएमसी को लगभग किसी भी पार्टी से 15% ज़्यादा मिल रहा था, अगर घटा के हम 3% भी कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर दोनों बराबर बराबर महिलाओं का वोट कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी 170 सीट है, और 1% अगर महिलाओं ने ज़्यादा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी 200 पार है। बहुत सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आया और एक बहुत बढ़िया विश्लेषण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।